Goal, nation's leading institute. Hello dear students, I am Shailesh Jha, chemistry faculty in Goal Institute, Patna. Students, we have organic chemistry part of spot test 11 question paper. Okay, so first question we have question number 136. So in 136, what is asked? See, in question we have among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12. एक एल्केन है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C5H12. क्वेश्चन में क्या कहता है पहले मैं आपको समझा देता हूं. आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड रिस्पेक्टिवली. और कहता है एक्सक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर. स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फार्मूला आपको दिया हुआ है C5H12 जो एक एल्केन दिया हुआ है, उससे ऐसा कंपाउंड बनाना है जो एक मोनोक्लोराइड दे, जो 3 मोनोक्लोराइड दे और जो 4 मोनोक्लोराइड दे. क्लियर हो गया बात. C5H12 एक एल्केन दे दिया आपको, इसका अलग अलग स्ट्रक्चर लिखना है और वैसा वैसा स्ट्रक्चर लिखना है जिसमें एक मोनोक्लोराइड. स्टूडेंट, एक मोनोक्लोराइड कब देगा? जब उसमें 1 टाइप का हाइड्रोजन होगा. 3 कब देगा? जब 3 टाइप का हाइड्रोजन होगा. और 4 कब देगा? जब 4 टाइप का उस कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. तो हम लोगों को देखना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा. स्टूडेंट, जैसे देखिए नियोपेंटेन जो है, नियोपेंटेन को देखिए, ये हो गया नियोपेंटेन. अब नियोपेंटेन में अगर तुम देखो तो ये हाइड्रोजन, चाहे ये हाइड्रोजन, चाहे ये हाइड्रोजन, चाहे ये हाइड्रोजन, चारों ही सेम टाइप का है. तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितना हुआ? 1. कार्बन का टाइप 2 है लेकिन हाइड्रोजन का टाइप तो 1 ही है. तो एक टाइप का हाइड्रोजन है तो एक टाइप का मोनोक्लोराइड देगा. ओके, उसके बाद नॉर्मल पेंटेन में लिखता हूं, जरा ध्यान देना. तो CH3 CH2 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 CH3, ये N पेंटेन हो गया. इसमें अगर ध्यान से तुम देखो तो ये CH3 और ये CH3 वाला जो H है ये सेम टाइप का होगा, टाइप 1. ये दोनों टाइप 2 का होगा और ये 3rd टाइप का होगा, ऐसा कह सकते हो. तो इसमें 3 टाइप का हाइड्रोजन है तो ये कितना मोनोक्लोराइड देगा? 3. एक चीज ध्यान देना, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर काउंट ही नहीं करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसमें क्योंकि टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है 3 के इक्वल, इसलिए ये टोटल 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा. और फिर आइसोपेंटेन का अगर हम बात करें तो देखिए मैं यहां पे आइसोपेंटेन लिखता हूं. तो CH3 CH CH3 CH2 और CH3 हो गया आइसो. और 1 2 3 4 5 कार्बन है तो आइसोपेंटेन हो गया. इसमें स्टूडेंट ये हाइड्रोजन सेम टाइप का हो गया, टाइप 1 मान लो. ये टाइप 2, ये टाइप 3 और ये टाइप 4. तो इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो है ये कितना स्टूडेंट? 4. तो कितना टाइप का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव या मोनोक्लोराइड देगा? 4 टाइप का. समझ में आ गया स्टूडेंट. इसलिए ये जो 136 है इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले ये नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन. इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन. क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोगों के पास जो है ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन नंबर 141. चलिए देखते हैं 141 में क्या कह रहा है. पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इस चीज को जरूर ध्यान देना स्टूडेंट कि हमसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है. ये नीट का जो पेपर आएगा उसमें भी बहुत ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. चलिए देखते हैं. अर्जिनिन इज सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड. स्टूडेंट, हिस्टिडीन और अर्जिनिन ये सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड होता है तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट खोजना है. इन ज्विटर आयनिक फॉर्म एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर. स्टूडेंट, ज्विटर आयन के फॉर्म में जो एमिनो एसिड होगा, जो ज्विटर आयन के फॉर्म में है वो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर पाता है और दोनों से रिएक्ट कर पाता है, इसका मतलब वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो किया. ठीक है स्टूडेंट, ज्विटर आयन फॉर्म में कैसे रहेगा? तो C से COOH है, एमिनो एसिड में एक इन जनरल बना रहा हूं. ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड में बना रहा हूं, H और यहां पे R लगा देते हैं.
हो गया ना एमिनो एसिड। अब ज्विटर आयन फॉर्म में रहेगा तो कैसे रहेगा, ये H प्लस देगा तो यहां आ जाएगा CO माइनस, ठीक है स्टूडेंट, HR, और ये H प्लस ले लिया तो NH3 प्लस। इस तरह से ये ज्विटर आयन के फॉर्म में रहेगा। तो ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर पाता है, इसलिए ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। तो ये भी सही हो गया। ग्लाइसाइल एलानिन इज अ डाइपेप्टाइड ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन, ये भी सही है। कैसे, देखो, ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है, तुमको पता है क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो CH2 से COOH और NH2, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया ग्लाइसिन। एलानिन अगर लिखोगे तो एक CH3 भी रहता है, तो CH से CH3, एक COOH और यहां NH2 ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ग्लाइसिन, ये एलानिन। अब OH और यहां से एक H वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। वाटर बन के बाहर निकलेगा तो बनेगा क्या, ध्यान देना, CH2 NH2 CO, OH और एक H निकला तो NH बचा रहेगा, तो CONH, फिर CH CH3 COOH, इस तरह से होगा। तो ये जो स्टूडेंट CONH है, यही तो पेप्टाइड लिंकेज है, होगा कि नहीं स्टूडेंट। तो अब इसमें ये जो CONH लगा के, मतलब पेप्टाइड लिंकेज जो आपको ये दिख रहा है, यही जो कंपाउंड बना, यही ग्लाइसाइल एलानिन हुआ। अब इस ग्लाइसाइल एलानिन को हम डाइपेप्टाइड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दो एमिनो एसिड का यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट, डाइपेप्टाइड होगा। क्या लिखा हुआ है, देखो, ग्लाइसाइल एलानिन इज अ डाइपेप्टाइड, बिल्कुल, ये पेप्टाइड लिंकेज और दो एमिनो एसिड का यूनिट यूज हुआ था, इसलिए डाइपेप्टाइड ऑफ ग्लाइसिन एलानिन। तो ये तो करेक्ट हो गया। आगे और फोर्थ पे, कीरेटिन एंड मायोसिन आर एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ये गलत दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। जो कीरेटिन होता है वो हेयर में, ऊल में, सिल्क में, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। और जो आपका मायोसिन है ये मसल्स में पाया जाता है, और ये फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है, ग्लोबुलर का नहीं होता है। लेकिन इसमें तो दिया है कि भाई ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछा क्या था, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। तो 141 का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया फोर्थ। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 142। चलिए देखते हैं 142 में दो स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 में क्या कहता है, एल्डिहाइड रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट, माइंड इट, वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, माने एक OH रहेगा एल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl टू फॉर्म एसीटल। ये स्टूडेंट स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है ना, एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर 1 मोल एल्कोहल से कराए तो हेमी एसीटल बनेगा, फिर एक और मोल से कराए उसको रिएक्शन जो हेमी एसीटल बना, तो फिर एसीटल का फॉर्मेशन होता है। ये दिया कि वन इक्विवेलेंट एल्कोहल से रिएक्शन कराए हैं और दे क्या दिया भाई, एसीटल बनता है, नहीं क्या बनेगा, हेमी एसीटल, ठीक। अच्छा, एक बार मैं बना के भी बताता हूं आपको, जैसे RCOH ये हो गया एल्कोहल, अब इसमें सॉरी एल्डिहाइड हो गया ये, अब इसमें 1 मोल एल्कोहल ले लो, R-OH ले लो। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये इस पे अटैक किया, CO को ओपन किया, ठीक है, तो यहां OH आ जाएगा और OR लग जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, मतलब H प्लस के प्रेजेंस में किया, HCl के प्रेजेंस में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अब इसका, तो RCH, C से R और H तो है ही, ये O माइनस H प्लस लेकर के OH हो गया और यहां से OR- लगा, तो OH और OR-। तो एक हाइड्रोक्सी, एक एल्कोक्सी लगा हो और एल्डिहाइड से बना हो तो इसको एसीटल नहीं कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हेमी एसीटल। और अगर इसका रिएक्शन एक और मोल एल्कोहल से करें इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो अब क्या होगा, इस तरह समझो तुम, ये OH प्रोटोनेट हुआ, OH2 प्लस वाटर निकला, प्लस आया और फिर ये एल्कोहल अटैक किया तो OR- फिर से लग जाएगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा RHC से OR- और OR-। अब दो एल्कोक्सी ग्रुप लगा और एल्डिहाइड से बना,
इसलिए इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको कहेंगे एसीटल। क्लियर हो गया। अब चलिए आइए मैं ऑप्शंस को इसको पढ़ता हूं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। एल्डिहाइड रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl टू फॉर्म एसीटल। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। क्या बनता है, हेमी एसीटल बनता है। और फिर दिया जेम मतलब जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्डिहाइड इज कॉल्ड एसीटल। ठीक है, तो ये देखिए जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड है और ये एल्डिहाइड से ऑब्टेन किया गया है, इसको क्या कहते हैं, एसीटल। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ओनली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये सही हो गया फर्स्ट। सेकंड को पढ़ो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, ये गलत। ओनली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, गलत। फोर्थ, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब इस 142 में जो करेक्ट आंसर है अभी ये 1 और 4 दोनों ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1 और 4 एक्चुअली ऑप्शन ही उस तरह से सेट किया गया है, इस चलते आंसर जो है अभी इसका 1 और 4 बोथ होगा। तो 142 क्लियर हो गया आपको। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Okay, so next question now we have question number 147. 147 में क्या है स्टूडेंट, अ हाइड्रोकार्बन C6H10, C6H10 है तो इसका अनसेचुरेशन फैक्टर कितना होगा, तो 14 माइनस 10 हो गया आपका 4/2 2, तो अनसेचुरेशन फैक्टर हो गया 2। ठीक है, अनसेचुरेशन फैक्टर 2 हो गया। कहता है which do not give white precipitate with tolerance reagent but on ozonolysis give 5-oxohexanol। सबसे पहले देखिए टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता है। याद करो स्टूडेंट, जो टर्मिनल एल्काइन होता है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है कि नहीं देता है, लेकिन जो इंटरनल एल्काइन होता है वो नहीं देता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें दो बात हम लोगों को मिला, एक जो कंपाउंड था उसका यूएफ है 2 और दूसरा बात कि ये डू नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता है। तो टर्मिनल एल्काइन, देखो इसमें टर्मिनल एल्काइन है, ये तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, तो ये नहीं होगा आंसर। ये भी टर्मिनल एल्काइन है टर्मिनल पोजीशन पे, और दूसरा बात इसका अनसेचुरेशन फैक्टर कितना हो गया, 2 1 3 पाई बॉन्ड है तो 3 हो जाएगा ना अनसेचुरेशन फैक्टर, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही मैच नहीं करेगा, तो ये दोनों नहीं हुआ। अब इन दोनों में हम लोगों को देखना है कि कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना स्टूडेंट वो 3 होगा। क्यों, इसका ओजोनोलिसिस मैं कराता हूं। ओजोनोलिसिस कराओगे ये बॉन्ड जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो इस पे आएगा, एक डबल बॉन्ड हो इस पे आएगा। अब इससे जो प्रोडक्ट बना मैं वो लिखता हूं और फिर यहां जो दिया है उससे हम लोग मैच कर लेंगे। चलो, तो यहां से क्या बना मैं लिखता हूं, यहां से देखिए CH3 ये वाला, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर कितना कार्बन है 1 2 3 कार्बन, तो CH2 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 और फिर ये CO एक H CHO। अब इसका नाम लिख के देखते हैं कि वही बना है कि नहीं बना है। तो एल्डिहाइड है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 पे ऑक्सो, 6 कार्बन का तो रूट वर्ड हो गया हेक्स, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन और अल, तो 5 ऑक्सो हेक्सेनल। अब इसमें कह भी रहा था बट ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 5 ऑक्सो हेक्सानल, 5 ऑक्सो हेक्सानल बन रहा है। इसका मतलब जो 147 का है वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Next question now we have question number 148.
एमाइन चैप्टर का क्वेश्चन है, हॉफमाइन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको बैलेंस्ड फॉर्म में हमसे पूछ रहा है कि भाई ये क्या होगा, एक्स वाई जेड इन सब का वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टूडेंट रिएक्शन होता क्या है इन जनरल, हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH, ये बनता है RNH2, बाई प्रोडक्ट बना ये Na2CO3, 2NaBr और 2H2O। मतलब x का वैल्यू हो गया 4, y का वैल्यू हो गया 2 और z का वैल्यू हो गया 2। यही x y z का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए ना, फॉर द गिवन रिएक्शन x y z आर रिस्पेक्टिवली, तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट, 4, 2 और 2। चलो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो 4, 2, 2 ये फर्स्ट में दे रखा है। इसका मतलब 148 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 152। क्या है स्टूडेंट, COCS3 है, बेंजीन के साथ COCS3 है, Br2 प्लस NaOH दिया है, तो X2 प्लस NaOH। सबसे पहला बात, कंपाउंड जो है कार्बोनाइल कंपाउंड COCS3 है, कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग COCS3 है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और हेलोफॉर्म रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, X2 प्लस NaOH, वही दिया हुआ है। तो ये Br2 प्लस NaOH दिया, तो प्रोडक्ट इसका डायरेक्ट कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, जो COCS3 का CH3 वाला पार्ट है ये CHBr3 ब्रोमोफॉर्म बना लेगा, ठीक है स्टूडेंट, और साथ में PHCOO माइनस Na प्लस, क्या बनेगा, PHCOO माइनस Na प्लस। लेकिन उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी दिया है, तो इसको अगर H3O प्लस मिले तो ये COOH हो जाएगा, मतलब कि PHCOOH। तो दो प्रोडक्ट कौन सा हुआ, PHCOOH और दूसरा CHBr3। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, CHBr3 और PHCOOH। इसका मतलब 152 का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन पे। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 157। 157 में क्या है, क्लीमेंसन रिएजेंट इज बेस्ट सुटेबल फॉर विच कन्वर्जन। क्लीमेंसन रिएजेंट जो ZnHg प्लस कॉन्क HCl होता है वो किसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, यही पूछ रहा है, किसके लिए सुटेबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखो, इसमें अच्छा आपको ये पता है कि C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड या कीटोन का, माइंड इट, एल्डिहाइड या कीटोन का C डबल बॉन्ड O, इसको क्लीमेंसन रिएजेंट मतलब कि ZnHg प्लस कॉन्क HCl कन्वर्ट कर देता है किसमें स्टूडेंट, CH2 में। करता है कि नहीं करता है। अब किसके लिए सुटेबल है चलिए देखते हैं। तो ये तो फर्स्ट में देखिए CO तो CH2 में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज ओके, बट ये ROH जो है स्टूडेंट ZnHg प्लस HCl में HCl है, और ये OH जो है ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। OH कैसा ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, मतलब क्या, एसिड से रिएक्शन कर लेगा HCl से, तो ROH HCl से करेगा तो RCl बन सकता है कि नहीं बन सकता है स्टूडेंट। इसलिए इसके लिए क्लीमेंसन रिएजेंट सुटेबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पे बढ़ो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह से तो रिड्यूस करता ही नहीं है, और साथ में पाई को भी रिड्यूस कर दिया, नहीं ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखो C डबल बॉन्ड O को OH में, मतलब पाई तोड़ के OH, भाई ये जो क्लीमेंसन रिडक्शन है ये CO को CH2 में बदलता है, ना कि अल्कोहल में रिड्यूस करता है। अल्कोहल में रिड्यूस नहीं करता है, इससे भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन को देखो, ये CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, अरे O हट के यहां 2H आ गया, तो सबसे सुटेबल जो होगा ये 157 का, वो कौन सा होगा, किसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, फोर्थ के लिए। तो 157 का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Now, next question, we have question number 161. Okay, so in 161, select the reactivity of the following alcohols towards concentrated HCl. एल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन है, तो ROH क्या करेगा, पहले H प्लस उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ROH H प्लस पे पहले अटैक करेगा, प्रोटोनेट होगा, ROH2 प्लस बनेगा, फिर वाटर हटेगा, प्लस आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। मतलब जो ये रिएक्टिविटी कॉन्क HCl के टुवर्ड्स है, ये रिएक्टिविटी हम क्लियरली कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म, जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चलिए देखते हैं। तो यहां पे देखो, OH को हटाए, मैं दूसरे कलर का पेन सेलेक्ट करता हूं। देखिए, OH को हटाए, यहां प्लस, अरे प्रोटोनेट तो होगा ही, मतलब हम लोग डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बना रहे हैं। OH को हटाए, यहां प्लस, OH को हटाए, यहां प्लस, और OH को हटाए, यहां प्लस। ध्यान देना, ये PHCH2 प्लस है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। इसमें इसके कार्बोकेटाइन में 6 अल्फा H होगा, इसके कार्बोकेटाइन में 3 और इधर 2 5 अल्फा H होगा, और इसके कार्बोकेटाइन में 3 और 2 अगेन 5 अल्फा H होगा। साथ ही साथ F -I से पुल भी कर रहा है। स्टूडेंट, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। बेंजाइलिक, एलाइलिक और 2 डिग्री तीनों का बराबर होता है कार्बोकेटाइन का, ऑलमोस्ट, बट थोड़ा ज्यादा किसका होता है, बेंजाइलिक, उसके बाद एलाइलिक, उसके बाद 2 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा तो स्टेबिलिटी डी का होगा, कार्बोकेटाइन का, ठीक है, बेंजाइलिक। अब इसमें देखो, सी में 6 अल्फा H है, इन दोनों में 5 अल्फा H है, तो 6 अल्फा H वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब सी। अब ए और बी दोनों में 5 अल्फा H है। डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, डिफरेंस ये है कि यहां फ्लोरीन जो लगा है ये -I से खींच रहा है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। तो -I से खींच रहा है तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, लेस स्टेबल, तो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल जो होगा वो बी हो जाएगा। इसलिए डी, सी, बी और ए ये करेक्ट आंसर होगा। चलो खोजते हैं डी, सी, बी ए कहां पे दिया है। देखो, डी, सी, बी, ए ये था ना, इसका मतलब करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 161 का, वो कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 164। एसर्शन और रीजन दिया है और फिर हमें ऑप्शंस दिया है, उसके बेसिस पे आंसर करना है। क्या है देखिए, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब NaHSO3 टू एल्डिहाइड एंड कीटोन इज द यूजफुल मेथड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। मैं एक बार इस रिएक्शन के बारे में आपको बताता हूं और उसके बाद फिर पढ़ता हूं एसर्शन रीजन, दोनों को आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होता क्या है स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे। एल्डिहाइड में ऑलमोस्ट सभी एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड में सारे एल्डिहाइड, और कीटोन में जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन है, ठीक है, एल्डिहाइड में सभी एल्डिहाइड और कीटोन में जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन है, उसका रिएक्शन जब एक्वस NaHSO3 से करते हैं तो व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। स्टूडेंट, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये हो ही नहीं पाता है। तो सीधा बात, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है। दूसरी बात ये कि ये जो व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बना, ये वाटर सॉल्युबल होता है और डाइल्यूट एल्कली या एसिड से रिएक्शन करके ये दोबारा अपने कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन है उसमें कन्वर्ट भी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको पढ़ता हूं, अब आपको समझाता हूं, क्लियरली समझ में आएगा। क्या कहता है देखिए, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड माने NaHSO3 ओके टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड में सब रिएक्शन करेगा, कीटोन में बहुत लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, इज अ यूजफुल मेथड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ, माइंड इट, एल्डिहाइड, बिल्कुल प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ किसका दिया हुआ है, एल्डिहाइड, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि
एल्डिहाइड ही तो मेनली रिएक्शन करेगा। कीटोन में तो जो बहुत लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन है वो सिर्फ रिएक्शन कर पाएगा। अच्छा, रीजन भी एक बार पढ़ते हैं। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल and can be converted back into original carbonyl compound by treating with dilute mineral acid और alkali। समझो बात को, जैसे एक एल्डिहाइड है, इसको सेपरेट या प्यूरिफाई करना, ठीक है स्टूडेंट, और एक ऐसा कंपाउंड है साथ में मान लीजिए बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन है, ठीक है, उससे सेपरेट करना है या फिर प्यूरिफाई करना है, आप ऐसे समझिए। तो जो वो कीटोन रहेगा वो तो एक्वस NaHSO3 से तो रिएक्शन किया ही नहीं, लेकिन जो एल्डिहाइड था वो रिएक्शन करके व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बना लिया, तो सेपरेट तो हो ही गया, मतलब डिस्टिंग्विश तो हो ही गया कि ये वाला कंपाउंड एल्डिहाइड है जो व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनाया, और दूसरा जो रिएक्शन नहीं किया वो कीटोन है। और सबसे अच्छा बात क्या है कि वो जो एडिशन कंपाउंड है वो वाटर सॉल्युबल है, हमको तो प्योर एल्डिहाइड चाहिए। तो अब डाइल्यूट मिनरल एसिड या एल्कली दें तो वो फिर से अपना ओरिजिनल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। जो व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड था वो तो पानी में घुल गया, वाटर सॉल्युबल है। तो जैसे ही तुम डाइल्यूट एसिड या एल्कली डाले वो फिर से अपना एल्डिहाइड बन गया। तो एल्डिहाइड को सेपरेट या प्यूरिफाई कर लिए कि नहीं किए? समझ में आया स्टूडेंट? इसलिए ये भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 जो है मतलब एसर्शन, ये करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ऑब्वियसली रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 164 का। क्लियर हो गया स्टूडेंट? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, हाउएवर ये लाइन ही है, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Okay, so now next question we have from aldehyde and ketone itself. Question number 167. What is asked in question 167? The order of reactivity of phenyl magnesium bromide PHMGBr RMGX क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट? R माइनस, मतलब ये क्या देगा? PH माइनस विथ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये PH माइनस हो गया न्यूक्लियोफाइल, और उसका जो रिएक्टिविटी है ये इस एल्डिहाइड और कीटोन के टुवर्ड्स दिया है। आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस ऑन कार्बोनाइलिक कार्बन, अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस ऑन कार्बोनाइलिक कार्बन, और दूसरा बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इस तरह से हम देखते हैं रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ऑब्वियस सा बात है, तुम सोचो ना, एक एल्डिहाइड है, देखो RCOH, और एक कीटोन है RCOR, इसमें R जो है प्लस आई से दे रहा है, ये दोनों R प्लस आई से दे रहा है, तो डेल प्लस किस में ज्यादा होगा? एल्डिहाइड में। इसलिए एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ज्यादा होती है कीटोन से। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी हम लोग चेक करते हैं। HCOH ये कीटोन हो गया, ये कीटोन है, C भी कीटोन है, D एल्डिहाइड है। तो A और D में पहले कंपेयर करो। तो A में कोई डोनर नहीं लगा, यहां CH3 लगा है जो प्लस आई से डोनेट करता है, तो D में डेल प्लस थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका? A के बाद D। अब B और C को देखो, ये B में दोनों CH3 जो है ये प्लस आई से डोनेट कर रहा है, और इसमें दोनों पीएच जो है ये प्लस एम से डोनेट कर रहा है। तो पीएच ज्यादा डोनेट कर दिया, ज्यादा डोनेट कर दिया तो पीएच वाले केस में कार्बोनाइलिक कार्बन पे डेल प्लस कम हो जाएगा, और डेल प्लस कम होगा तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहां ज्यादा है, इसलिए भी रिएक्टिविटी कम होगी। इसलिए थोड़ी ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी? बी की। तो ए डी, उसके बाद कौन सा होगा? बी, और लास्ट में कौन सा होगा स्टूडेंट? सी। सी समझ में आ गया? दोनों फिनाइल प्लस एम से दे रहा है तो डेल प्लस बहुत ज्यादा घट गया। तो आंसर क्या होगा? ए डी बी सी। चलो देखते हैं किसमें है। ए डी बी सी, इसका मतलब जो 167 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, ओके चलिए तब अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 168। 168 में अगेन एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर का है। क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो जो गिवन कंपाउंड है स्टूडेंट, मैं आपको इसका तो एक्सप्लेनेशन कर ही देता हूं, बट इसमें एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के बुक में 12th क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन में आप देखिएगा एक ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है। कुछ कंपाउंड 8 से 10 कंपाउंड करीब करीब है, उसको लिख के एक दो बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये भी उसी से डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो उससे डायरेक्ट आपको दिया जा सकता है। आप देखेंगे तुरंत टिक कर देंगे। कुछ ऐसा भी होता है जिसमें आपको तुरंत एक बार में पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है जैसे, तो जितना देर में सोचेंगे अगर वो याद रहेगा तो तुरंत आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, करेक्ट ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है? ओके देखिए, इसमें क्या है कि जैसे इसका आंसर होगा सेकंड। कैसे होगा मैं एक्सप्लेन करता हूं। CH Cl Cl COH ये दिया हुआ है, फिर है CH2CN CH2CN COH, ठीक है, फिर है HCOOH और फोर्थ में है C6H5 CH2 COH। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा। आप इंडक्टिव इफेक्ट में जानते हैं डीएनपी रूल। ठीक है, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? डिस्टेंस, उसके बाद नंबर, उसके बाद पावर। पावर को पहले नहीं, सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। अब ध्यान देना, जो ये COH है उसका नेक्स्ट कार्बन पे 2 Cl लगा है, दोनों -I से खींच रहा है। ठीक है, COH के नेक्स्ट कार्बन पे 2 Cl लगा है, COH के नेक्स्ट कार्बन पे एक ही CN है, -I से खींचा। आपको पता है एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और डोनर घटाता है। ठीक है, तो 2 Cl -I से खींच रहा है, एक ही CN है वो -I से खींच रहा है, इसमें तो कुछ नहीं लगा हुआ है। और ये C6H5 नेक्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन पे ही है, ये भी -I से खींच रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब होता क्या है ना, डिस्टेंस तो बराबर है, नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे पावर से, तो यहां 2-2 क्लोरीन खींच रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा? CHCl2COH का, उसके बाद CH2CN और ये C6H5 CH2COH में देखो तो यहां एक्सेप्टर कौन है, मतलब -I किसका है? CN का, और यहां किसका है? C6H5 का। तो CN का -I C6H5 से ज्यादा होता है, तो CN ज्यादा खींचा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है ज्यादा। इसके बाद फिर फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक देखिए ये C6H5 CH2COH फिनाइल जो है खींच रहा है -I से, बट फिर भी इससे ज्यादा फॉर्मिक एसिड का होता है, थोड़ा ज्यादा इसका इससे फॉर्मिक एसिड का होता है। मतलब इसमें देखिए वही ऑप्शन है, CHCl2COH, फिर CH2CnCOH, फिर HCOH और C6H5 CH2COH। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जो मैं बताया एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, उसको जरूर से जरूर लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसका क्यों सबसे ज्यादा हुआ? 2 Cl है, दोनों Cl -I से खींचा, एक CN है, CN का -I ज्यादा है, बट यहां पे 2 Cl था ना, नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी दी, इसलिए सबसे ज्यादा ये, फिर CN। HCOH का ये आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, और C6H5 वाले का कम क्यों हुआ? क्योंकि इसका -I कम है। ठीक है, इसलिए लास्ट में ये आ गया। तो करेक्ट आंसर जो 168 का होगा वो होगा कौन सा स्टूडेंट? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 172। चलिए देखते हैं 172 में क्या कहता है। अ कंपाउंड X whose molecular formula C7H8 C7H8 अनसेचुरेशन फैक्टर कितना हुआ? तो 16 - 8/2 4, अनसेचुरेशन फैक्टर हो गया 4। ठीक है, या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो भी बोलते हो। इज ट्रीटेड विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन। ठीक है, एक कंपाउंड है C7H8, जब इसमें Cl2
FeCl3 देते हैं तो कहता है ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटोलुइन बनाता है। ये हो गया ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और ये हो गया पैराक्लोरोटोलुइन, ये बनाता है। देन कंपाउंड एक्सिज, भाई ऑब्वियस सा बात है ये टोलुइन रहा होगा, तब ना ये क्लोरीनेशन का ही रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब C7H8 जो है ये पक्का कौन सा रहा होगा, ये रहा होगा टोलुइन। इसका अनसैचुरेशन फैक्टर भी देखिए 4 ही आएगा, एक रिंग है 3 पाई बॉन्ड है तो 4 ही आएगा, बिल्कुल सही है। और 6 एक साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मिल ही गया। तो कहता है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटोलुइन देन कंपाउंड एक्सिज। तो क्या टोलुइन होगा, चलो देखो कौन सा दिया हुआ है। तो टोलुइन नहीं लिख के दिया है, मिथाइल बेंजीन लिखा है, मिथाइल बेंजीन को ही तो टोलुइन कहते हैं। इसका मतलब 172 का करेक्ट आंसर होगा 4th ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So now next question we have question number 173। देखिए क्या कहता है, फॉर द गिवन रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट P पूछ रहा है, KMnO4H+ हीट दिया है, मतलब हॉट KMnO4 का केस है। स्टूडेंट हॉट KMnO4 में प्रोडक्ट वही बनता है जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का बनता है, वही प्रोडक्ट इसमें भी बनता है। माइंड इट, बहुत आसान सा है इसका, क्योंकि आपको कुछ सोचना ही नहीं इधर उधर, आप सीधा सोचिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या प्रोडक्ट बनता है, वही यहां पे बना देना है। तो कैसे बनाओगे, ये टूटेगा, पहले रिडक्टिव में जैसे बनाते हो डबल बॉन्ड हो, मतलब ये एक शॉर्ट मेथड हो गया इसका। तो CH3CHO ऑक्सीडेटिव है तो फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो, तो CH3COOH एक प्रोडक्ट बन गया, CH3COOH, और यहां से जो बनेगा ये भी COH हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या लग जाएगा, COOH। तो यही दोनों प्रोडक्ट इसमें बनेगा। चलो देखते हैं कहां दिया हुआ है। तो CH3COOH, CH3COH और साइक्लोहेक्सेन के साथ COH। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 173 का, वो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक आसान मेथड था जिससे, हाउएवर होगा तो अपने प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है स्टूडेंट, बट आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं इजीली कि KMnO4H+ हीट, मतलब हॉट KMnO4 का अगर केस हो तो प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला ही बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं आगे। So now next question we have question number 175। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो NaBH4 दिया है, रिडक्शन किया हुआ है, तो पहले जो कंपाउंड है ना, नाम दिया, इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा हम लोगों को, ईस्टर है तब हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट पहले तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिख के बताता हूं, फिर बताऊंगा कि नहीं भी लिखते स्ट्रक्चर तो भी इसको कैसे बना सकते थे। चलिए देखते हैं, पहले तो बनाते हैं। तो एल्काइल एल्कानोएट होता है, मतलब मिथाइल लगा होगा इधर। चलिए तो COO से क्या लगा होगा, CH3 मिथाइल, पहले तो मिथाइल इधर लगा दिए। ठीक, लास्ट में देखो इथानोएट है, मतलब 2 का चेन होगा, तो 1 और 1 2 इथानोएट। ठीक, अब 2 पे क्या लगा, मिथाइल के बाद 2 पे क्या लगा, ये 1 ये 2 है, 2 पे क्या लगा भाई, 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्साइड, तो पहले साइक्लोहेक्साइड लगाओ और इसमें 1 ये 2 पे लगा दो ऑक्सो ना, मतलब स्ट्रक्चर जो लिखेंगे तो इस तरह से सोच के लिखेंगे। बाकी अब 1 2 बॉन्ड है तो CH2 कर दो, इसको हो गया। तो 2 पे 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट, इसमें क्या दिया स्टूडेंट, NaBH4। आपको पता है NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा यहां पे, तो ये तो ईस्टर पार्ट हो गया, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो अगर तुम इसमें NaBH4 देते हो तो ईस्टर तो एज इट इज रहेगा, LiLH4 ईस्टर को भी रिड्यूस करता, यहां तो NaBH4 दिया, तो ये सिर्फ इस कीटोन को रिड्यूस करेगा, तो ये पाई टूटेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, पाई को तोड़ के एक एच इस पे एक एच इस पे, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट तुम बनाओगे वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये ईस्टर को तो एज इट इज कॉपी कर देते हम लोग, COO CH3 और यहां पे हो जाएगा OH। तो चलो देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 4th ऑप्शन। देखो देखो OH है और OH के बगल वाले कार्बन पे क्या है, CH2 COO CH3, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 4th। क्लियर है स्टूडेंट।
अब इसको मान लो हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बनाते तो कैसे सोच सकते थे? देखो एक बात तो पक्का होगी, इथानोएट लिखा हुआ है, ईस्टर, ईस्टर में NaBH4 दिए, ईस्टर में NaBH4 दिए हैं तो ईस्टर को तो रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब जो गिवन ऑप्शन होगा उसमें ईस्टर तो एज इट इज लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं स्टूडेंट? चलो देखो कहां है ईस्टर? नहीं है ना। कहां है ईस्टर लिखा हुआ? नहीं है। कहां है ईस्टर लिखा हुआ? नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। समझ में आया कि नहीं? इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो जब भी इस तरह का है तो आप मतलब कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। जितना देर में स्ट्रक्चर लिखते हैं उतनी देर में तो क्वेश्चन बन जाता हमसे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। Okay, so now next question we have question number 177. सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है 8 आइसोमेरिक एल्कोहल है C5H12O का, देन आइडेंटिफाई द टर्सरी एल्कोहल अमंग। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उससे एक तरह से कोई मतलब ही नहीं है, तुमको तो सीधा कह रहा है कि आप टर्सरी एल्कोहल इसमें से खोजिए, सिंपल। तो भाई टर्सरी कार्बन से OH लगा होगा तो टर्सरी एल्कोहल होगा। तो चलिए कौन सा होगा, स्ट्रक्चर लिख के देखते हैं। देखो प्रोपेन 1 ऑल, 1 पे ऑल है तो टर्सरी कहां से होगा? 3 कार्बन से वो जुड़ेगा कहां? ये गया, ठीक। बाकी देखते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इसको बना के देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन का हो गया ब्यूटेन, 2 पे ऑल, इधर से चलो, और 2 पे मिथाइल भी है। तो ये देखो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी कार्बन से OH जुड़ा है तो टर्सरी एल्कोहल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आंसर हो गया सेकेंड। थर्ड को भी देखोगे तो पेंटेन 3 ऑल है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 पे ऑल, ये तो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 3 पे मिथाइल लगा दो और 2 पे ऑल लगा, तो ये भी देखो तो 1 2 ही कार्बन जुड़ा है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 177 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो 178 अगला क्वेश्चन है, आसान सा एक क्वेश्चन है। क्या कहता है? द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इनमें से सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? चलिए देखते हैं कौन सा है। CH2 प्लस, पैरा पे OMe लगा है तो लोन पेयर सिग्मा पाई, ये प्लस M से डोनेट करेगा, ये इसके मेटा पोजीशन पे लगा है, CH2 प्लस के मेटा पोजीशन पे लगा है। ठीक है, OMe रिंग से रेजोनेंस तो करेगा बट प्लस के कार्बोकेटाइन के कंजुगेशन में तो है नहीं, कंजुगेशन में नहीं है तो इसका कौन सा इफेक्ट लेंगे? -I। ठीक है स्टूडेंट, CH3 हाइपर कंजुगेशन से देगा और इसमें तो कोई नहीं, अलग ग्रुप कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है स्टूडेंट, तो डिफरेंस आपने देख ही लिया, तो ये प्लस M से स्टेबलाइज कर रहा है, ये -I से डी स्टेबलाइज, ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज, तो प्लस M वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब 178 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 180। 180 में क्या कहता है स्टूडेंट? द इनकरेक्ट पेयर फॉर द गिवन टेस्ट ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड प्रोडक्ट, मतलब आपको मिलाने के लिए कह रहा है कि यहां पे टेस्ट है और जो प्रोडक्ट बना उसको मैच करने के लिए कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और उसमें इनकरेक्ट कौन है ये ध्यान देना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन और FeSCN पे 2+ दिया हुआ है। स्टूडेंट जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों रहता है तब जो उसका SFE बनाते हैं तो SFE में रहता है NaSCN। ठीक है, NaSCN ये SFE में रहता है, मतलब Na+ और SCN-। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें रिएजेंट दिया जाता है FeCl3। FeCl3 जब देते हैं तो रिएक्शन करके ये Fe3+ उसके साथ रिएक्शन करके FeSCN जो 2+ है, FeSCN 2+ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन ये किसके लिए दे दिया? नाइट्रोजन के लिए, तो ये गलत हो गया। तो आंसर तो मिल गया हम लोग को, 180 का कौन सा होगा? 1। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है स्टूडेंट? नाइट्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है तो SFE में NaCN मिलता है, ये NaCN मतलब CN-। इसमें हम लोग क्या डालते हैं रिएजेंट? FeSO4 डालते हैं, तो पहले बनता है क्या? FeCN
हॉल 6 4 माइनस, पहले ये बनता है। उसके बाद क्या होता है कि जो Fe2+ है वो एक FeSO4, ठीक है, मतलब Fe2+ वो एक्सेस में रहता है, तो हम लोग उसमें जो H2SO4 उसके बाद डालते हैं तो वो Fe2+ ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3+ में। अब वो Fe3+ FeCN हॉल 6 4 माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मतलब Fe3+ और FeCN हॉल 6 4 माइनस, वाटर ले लो 4 माइनस प्लस XH2O, तो ये बनाता है स्टूडेंट Fe4 FeCN हॉल 6 का हॉल 3 डॉट XH2O। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह का जो है प्रोडक्ट ये बनाता है। अब क्या है इसमें दे क्या रहा है, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन में FeSCN और 2+, ये किसके लिए था, जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो तब। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन होता तो ये प्रूसियन ब्लू कलर का इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता, तो वो तो दिया नहीं हुआ है। चलिए आंसर तो मिल गया। टेस्ट ऑफ सल्फर, इसके बारे में मैं बता देता हूं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो SFE में क्या रहेगा स्टूडेंट, Na2S। ठीक है, अब इसमें अगर लीड एसीटेट डालोगे CH3CO हॉल 2 Pb, तो PbS का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, तो ये तो सही है, टेस्ट ऑफ सल्फर PbS मिला। ओके, टेस्ट ऑफ हेलोजन, अगर SFE में, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन है तो SFE में क्या रहेगा, NaX। अब उसमें AgNO3 डालोगे तो AgX का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जैसे Cl है तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, NH4OH में सॉल्युबल होता है। Br है तो AgBr का लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि NH4OH में पार्शियली सॉल्युबल है। आयोडीन अगर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो SFE में हो गया NaI, तो जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो AgI का येलो कलर का मिलेगा और वो NH4OH में इनसॉल्युबल होता है, तो AgX ये भी सही दिया हुआ है। फास्फोरस के केस में क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस है, हम डालते क्या है रिएजेंट, Na2O2, तो फॉस्फेट बन जाएगा Na3PO4। अब HNO3 डालेंगे तो H3PO4 बनेगा। अब उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट डालने से येलो कलर का इसी का प्रेसिपिटेट मिलता है, मतलब ये भी सही दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो होगा 180 का कौन सा होगा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ओके स्टूडेंट, तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।